सबसे पहले तो एक बहुत ही सामान्य सा सवाल कि जब इन पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई और आपके पास सूचना आई कि पद्मश्री के लिए आपको नामित किया गया है और कुछ ही समय बाद आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा, तो उस वक्त सबसे पहली जो प्रतिक्रिया थी, सबसे पहला जो अनुभव था वो क्या था? मैडम जी, मुझे एक लगभग 12:25 में फ़ोन आया गृह मंत्रालय से। अच्छा, समय याद है आपको? हाँ, बिल्कुल समय याद है जी। क्योंकि मुझे पहले थोड़ा भनक था कि आपका कुछ होने वाला करके। सीबीआई जब रिपोर्ट गया जी, तो हल्का से लगा, चूँकि लंबा समय से मैं आवेदन कर रहा था जी, और लगभग 12, सवा 12 और 12 बजे के बीच में फ़ोन आया कि गृह मंत्रालय से, क्या मैं राधेश्याम बारले जी से बात कर सकता हूँ क्या? जी सर, मैं राधेश्याम बारले बोल रहा हूँ जी। ऐसा करके बोला। सर को जॉइंट सेक्रेटरी का फ़ोन था गृह मंत्रालय से जी। तो पूछा कि आप क्या करते हो, क्या काम करते हो, क्या करते हो? तो मैं बोला सर, मैं एक पंथी नृत्य का कलाकार हूँ। छत्तीसगढ़ में संत बाबा गुरु घासीदास जी के आदर्शों को, जो उसके जीवन दर्शन को हम लोगों ने अपना पंथी नृत्य और गीत के माध्यम से जो अपने जन जन तक पहुंचाते, प्रचार प्रसार, उस विधा का मैं पंथी का एक छोटा सा कलाकार हूं करके जी। तो 2-4 क्वेश्चन किया, फिर लास्ट में बताया कि आपके लिए सरकार ने कुछ सोचा है जी। आप इसके बारे में आपका क्या राय है? बोला बहुत खुशी, मैं बहुत खुश हूँ सर, जो छोटे से गांव के कलाकारों को इस लायक समझा, मैं उसके लिए आप सबको, सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है बारले जी कि इस लायक की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आपको जो ये पुरस्कार दिया गया है और ये जो सम्मान दिया गया है, मुझे लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से आप इस क्षेत्र में हैं और घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आप इस पंथ को आगे बढ़ाने में, बाबा घासीदास के संदेशों को आगे बढ़ाने में काफ़ी सालों से लगे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि पंथी नृत्य, ये नाम कैसे पड़ा? क्या ये पंथ की वजह से है या इसके पीछे कुछ और कारण? पंथी नृत्य वो हमारे पंथ, पारंपरिक जो पंथ जो है, पंथी मतलब राही होता है, जो सत के रास्ता में चले वही पंथ है। पंथ माने रास्ता होता है, तो जो सत के रास्ता में चले और उस दिशा में लेके जाए, सही रास्ता में लेके जाना है, उसे ही पंथी नृत्य कहते हैं। और पंथी नृत्य में सत्य, अहिंसा, भाईचारा, सद्भाव, दया, प्रेम, अहिंसा, मनखे मनखे एक समान, जैसे आदि अनेकों उपदेश है बाबा गुरु घासीदास का, जिन्होंने अपने पंथी नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और वो पंथी नृत्य हमारे एक समुदाय के, संपूर्ण मानव समाज का जो उपदेश और संदेश देते हैं, वो पंथी नृत्य के माध्यम से देते हैं। आपकी उम्र कितनी थी जब आप इस फील्ड में आए, आपने पंथी नृत्य की शुरुआत की एक कलाकार के तौर पर? मेरा उम्र उस समय लगभग 11 साल का था। मैं वर्ष 1978 से पंथी नृत्य का कार्यक्रम देना चालू किया हूँ। और पहला कार्यक्रम मैं अपने गांव बोदल के पास 8-9 किलोमीटर पड़ता है गांव से। मेरा गांव ग्राम खोला, पोस्ट धामना, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरे गांव से लगभग 9 किलोमीटर ग्राम बोदल रजौली करके, उस समय पहले दुर्ग जिला में आता था, वर्तमान में बालोद जिला हो गया है। वहाँ सबसे पहले मैं कार्यक्रम दिया बोदल गांव में। वहाँ हमारे समाज का एक भी सतनामी समाज का निवास रहता वहाँ नहीं है, और साहू समाज का, अन्य समाजों का वहाँ बस्ती है। वहाँ मेरा पहला कार्यक्रम हुआ गणेश चतुर्थी के दिन, आनंद चौदस के दिन, गणेश पक्ष में। अच्छा, पहला कार्यक्रम था आपका। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताइए कि परिवार के और भी लोग इस फील्ड में थे या आप पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने पंथी नृत्य में भाग लेना शुरू किया? पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरा, चूँकि हम लोगों ने, मेरे परिवार में 5 भाई और 5 बहन थे। उसमें मेरे पिताजी और मम्मी अकेला काम करने वाले थे। हम लोग, चूँकि परिवार बड़ा था और थोड़ा सा आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ता था, खेत तो बहुत था, जमीन जायदाद, चूँकि अकाल के समय था उस समय, जब हम लोगों ने छोटे छोटे थे उस समय, लगभग 14 एकड़ ज़मीन था और कमाने वाला कोई नहीं था, और पानी के भरोसा था। माने हमारे यहाँ कोई हाथ का पानी, वो बोर वार का सुविधा साधन नहीं था। अब तो बहुत सारे किसानों ने बोर करवा लिया है। खेत था, लेकिन कमाने के नाम से काम करने वाले बहुत कम थे। और उस समय गरीबी के समय जो हम लोगों ने संघर्ष किया, वो बहुत संघर्ष है। जो कुम्भड़ा का भाजी और मछरिया मुस्किनी भाजी बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, उसको खा के हम लोगों ने 6 महीने तक ऐसे दिन बिताया। मैंने इतना गरीबी देखा है। एक बात। दूसरा बात यह है कि उस समय भी मेरे पिताजी रामधुनी का एक बहुत अच्छा कलाकार था, जो गांव-गांव में जन्माष्टमी के दिन से पूरा नवरात्रि तक, कुंवार नवरात्रि तक का जो रामधुनी का आयोजन करते थे। राम सप्ताह, गांव-गांव में पानी नहीं गिरता, उसके पानी बारिश के लिए कामना करते थे। राम सप्ताह बहुत पुरानी परंपरा का बहुत पुराना गायक थे मेरे पिताजी। और मेरे चाचा स्वर्गीय शिव प्रसाद बारले जी और मेरे पिता स्वर्गीय श्री समारू राम बारले जी, वो दोनों बहुत अच्छा गायक था।
गांव की मंडली थी, 2-3 मंडली थी हमारे गांव में, और शुरू से चले। मैं हम लोग जब जन्म नहीं था तब से मैंने चल रहा है वो। पिताजी बताते थे कि मेरे पिताजी भी उसके इस सुविधा में था। अच्छा। तो मेरे परिवार से मेरे पिताजी, मेरे कला जो है मुझे विरासत पूरा समर्थन आपको मिला। समर्थन पूरा मिला जी। आपका जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा है और 11 साल की उम्र में आपने नृत्य की प्रस्तुति की शुरुआत की। पारिवारिक पृष्ठभूमि जो ऐसी थी जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं थी। तो अपने जीवन यात्रा के बारे में हमें कुछ बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की, पढ़ाई आपने कहाँ तक की और किस तरह से आप आगे बढ़े। मैं इतना गरीबी और संघर्षों के बीच कला को नहीं छोड़ा, इसलिए क्योंकि मुझे माता पिता का पूरा आशीर्वाद था। और पहले से 5वीं तक मेरे गांव खोला में ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किया, और 6वीं से जो 10वीं तक का जो पढ़ाई है वो मेरे गांव के बगल में एक बटरेल गांव है, बटरेल के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वहाँ पढ़ाई किया हूँ, जागृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। और फिर 10वीं पास होने के बाद 86 फिर दुर्ग चला गया। अच्छा। दुर्ग में दाऊरारू प्रसाद उच्चतर राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वहाँ से 11वीं-12वीं की पढ़ाई किया। फिर पढ़ाई करने के बाद में वहाँ से फिर जबलपुर के लिए गया। फिर भी इसके बीच जब पढ़ाई के बीच भी कार्यक्रम अपना बंद नहीं किया, क्योंकि घर की स्थिति ठीक नहीं था। बीच में गर्मी के दिनों में 4-6 महीना काम करता था। फिर 4-6 महीने जितना फीस था पढ़ाई का, जो स्कूल का जो ड्रेसअप था उसके लिए, और घर पहनने के कपड़ा वपड़ा था उसके लिए, अपन 12 से 3-4 महीने काम करते थे। अच्छा। वहाँ का एक प्रिंसिपल था हमारे गाँव में, जो बटरेल स्कूल में प्रिंसिपल था, TS चंद्राकर करके। उसका हमारे परिवार के बहुत हमने सहयोग किया है, खान पान से लेकर के पूरी आर्थिक स्थिति में, और स्कूल की कापी किताब से लेकर कपड़ा वपड़ा में सभी क्षेत्रों में सहयोग किया है चंद्राकर जी ने। तो इस संघर्ष के बीच मैं अपने पढ़ाई के साथ में कला को भी पीछे नहीं छोड़ा। और पिताजी का सहयोग तो था, लेकिन घर में भी खाने पीने के लिए तंग था, इसलिए थोड़ा डांट फटकार तो खाया हूँ, बहुत मिला है परिवार का जी। इसके अलावा फिर वहाँ 1980-81 में फिर कार्यक्रम लगातार देने के बाद में कार्यक्रम लगातार मिलते गया। 18 दिसंबर में गुरु घासीदास जयंती पर्व में 18 से लेकर 31 दिसंबर तक लगातार कार्यक्रम बुक होते गया। धीरे धीरे गांव से शहर को रुक किया, फिर राज्य से, उस समय मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश से बहुत सारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जिलों में भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। और लगभग भारत के सभी बड़े महानगर, सभी बड़े महोत्सव में मैंने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। आपके जीवन यात्रा और जीवन संघर्षों में एक बहुत ही जो सुखद जो जानकारी हमें प्राप्त हुई, और जिससे हमें लगता है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करते हुए, नृत्य की प्रस्तुति करते हुए, परिवार को भी संभालते हुए आपने MBBS की पढ़ाई की है। तो ये लोक कलाकार के रूप में प्रतिष्ठापित होना और फिर MBBS की तरफ रुझान होना, ये कैसे ध्यान में आया? ये 1993 में मेरा कंप्लीट हुआ। वो के पाठक था अपना वहाँ जबलपुर में जी। तो बोला मैं असल में MBBS वो एलोपैथी में नहीं किया हूँ मैम जी। जो मैं MBBS किया हूँ ना, वो बायोकेमिस्ट्री जो सिस्टम होता है ना, बायोकेमिस्ट्री, उसमें किया हूँ मैं। अच्छा। के पाठक का तो वहाँ बड़ा विश्वविद्यालय वहाँ जबलपुर में, उस संस्थान से किया हूँ, उस यूनिवर्सिटी से किया हूँ मैं। चूँकि केमिस्ट्री मेरे ज़्यादा लगाव था, इसलिए मैं जो वो डालते हैं ना केमिकल, जो होम्योपैथी में केमिकल छोटे छोटे दाने में, वो केमिस्ट्री में किया हूँ मैं। अच्छा। फिर भी से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और उसमें भी बहुत अच्छा मेरा जो अनुभव है उसमें रहा। और 93 मेरा कंप्लीट हुआ। फिर 94 में शादी हुआ, और मेरा जीवन साथी भी मुझे भरपूर सहयोग दिया। कार्यक्रम में कभी रोक टोक बाहर जाने में नहीं किया। इस तरीके से पढ़ाई। आपका कोई समूह जो आपने पहली बार बनाया होगा, वो आपने कब बनाया? और पंथी नृत्य के क्षेत्र में देवदास बंजारे जी को लोग विश्व स्तर पर जानते हैं, तो उनकी जो नृत्य शैली है उसका कितना प्रभाव आपके नृत्य शैली पर रहा? चूँकि देवदास बंजारे जी की टीम अलग था, धरुणा के नाम से चलता था, और मेरा टीम मेरा गाँव खोला है। मैं मेरे गाँव में 1978 में मेरे बुजुर्ग था अर्जुन महेश्वरी करके, उन्होंने बताया कि राम सत्ता के साथ साथ में पंथी भी गा के देखो यार करके। फिर 1978 में पंथी गाना चालू किया, और गांव के अपने जोड़ के जो लड़के लोग हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी, उसके साथ में 15-20 कलाकार मिलकर उसको एक संगठन तैयार किया। फिर एक समिति बना के जय सतनाम पंथी दल ग्राम खोला के नाम से एक समिति बनाया। फिर उस समिति के नाम से हम लोग आगे बढ़े, और लगभग 2005-06 तक गांव के कलाकारों के साथ में चलता रहा। अभी भी चलता है मेरे साथ में। कुछ 2-4 कलाकार, 2-3 कलाकार वहाँ उसमें का एक्सपायर भी हो गया। कुछ शारीरिक तकनीकी कारण, शारीरिक जो परेशानी था, बीमारी था पुराना, उसके नाम से 2-3 कलाकार एक्सपायर हो गया। दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा लगा, चूँकि दाल चावल
और अपना धान बेच कर करके हम लोगों ने पंथी को खड़ा किया था। अब घर में परमिशन नहीं मिलने के कारण कई लोगों ने अपने अपने हिस्सा का रोजी रोटी छोड़ के जाते थे। उसको उस गरीब कलाकारों को भी हम लोगों ने अपने एक दूसरे से 10-10 रुपये चंदा करके उसके लिए चावल दाल की व्यवस्था करके हम लोगों ने कार्यक्रम किया। फिर भी उस कार्यक्रम को बंद नहीं किया, चूँकि देवदास बंजारे का एक तो महान कलाकार था। विश्व के कोने कोने में लगभग 64 विदेशों में उन्होंने अपना कार्यक्रम और पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा के संदेशों को। उनके साथ कहीं विदेश यात्रा? नहीं, विदेश में नहीं गया हूँ मैडम, बंजारे के साथ में नहीं गया हूँ। इतना है कि मैं भारत के पूरा कोने कोने में लगभग सभी शहरों में 2 से 3 बार था। हर शहर में हर महोत्सव में मुझे आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन से लेकर मध्य प्रदेश शासन और देश के संसदीय मंत्रालय में बहुत सारे आयोजन मिलता रहा। और दिल्ली दूरदर्शन से लेकर प्राय बहुत सारे चरणों में मुझे बहुत अवसर दिया। चूँकि देवदास बंजारे का और मेरा पंथी में बहुत अंतर था, लेकिन बारीक से उन्होंने बताया कि 2-3 बार बताया कि इस तरीक़े से नाचने से आपको ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा और हमारे पंथ और पंथी को इसमें ज़्यादा ताकत मिलेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बंजारे जी की तरह थोड़ा सा नाच लूँ, थोड़ा सा गा लूँ, लेकिन उसका कई लोगों को माने उसका कला विरासत में मिलता है। उसका स्वर जो है माता सरस्वती की विशेष देन रहता है। इस चीज़ को मैं मानता भी हूँ। उसका एक अलग अंदाज था गाने और बजाने का और थिरकने का। अभी तक उसके जो गाने का शैली है और नाचने का, वो अभी तो वर्तमान में तभी उस टाइप का नाचने नहीं दिखता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 2-4 स्टेप अच्छा मैं उसको पकड़ में आए, उसको मैं प्रदर्शित करने का प्रयास करता हूँ। पंथी नृत्य जो है वो जिस तरह से पंजाब का भांगड़ा होता है, जिसमें काफ़ी ताकत की आवश्यकता होती है, दमखम की आवश्यकता होती है, शारीरिक सौष्ठव की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आपने बताया कि करीब 6 महीने तक कुमड़े की पत्तियों को, भाजी को खा करके, तो किस तरह से आपने अपने शारीरिक एक ताकत को बना करके रखा? क्योंकि पंथी नृत्य हमने देखा है कि इसमें बहुत मेहनत है, बहुत ताकत है, और एक ये तीव्र गति से किया जाने वाला ऐसा नृत्य है जो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में या कहीं पर भी किसी भी लोक जो नृत्य है उसकी शैली और इसकी शैली में जमीन आसमान का अंतर है। ताकत बहुत लगती है, मेहनत बहुत लगती है। आपके ग्रुप के कलाकार खुद ही मांदर बजाते हुए, खुद ही गाते हुए वो नृत्य भी कर रहे होते हैं। तो कैसे इन सब चीज़ों को आप मैनेज कर पाते हैं? पंथी बताते हैं कई साहित्यकार कलाकार लोग कि पंथी में को विश्व के सबसे तेज नृत्य माने जाते हैं जी। अब शुरू से जब से देवदास बंजारे जी ने पंथी को विश्व स्तर पर ले गए थे, तब से और आज तक पंथी को विश्व स्तर का सबसे तेज नृत्य मानते हैं। उसमें ताकत भी लगता है, एनर्जेटिक नृत्य है पंथी। तो चूँकि खाने पीने का तकलीफ था, लेकिन गाय थे ना, हमारे यहाँ बहुत सारे गाय थे, लगभग 12-15 गाय थे। दूध कस के होता था, तो डेली जब पता वो मम्मी लोग जब दूध को गर्म करते हैं ना, थौना बोलते हैं उसको, है ना, धुआं वाले उसके, तो उसमें पकाते थे, पीला पड़ जाता है 2.5 का, तो उसमें उसको एक गिलास सुबह शाम हम लोग दूध पीते थे। मैंने 4 किलो 5 किलो दूध घर में होता था हमेशा शुरू से। उससे ताकत बनाता था। गांव का ओरिजिनल ढेकी का कूटा हुआ चावल खाते थे, और जाता का दला हुआ माने जो दाल है, अरहर का दाल, जो तिवरा का दाल है, ये सब चीज खाते थे। भोजन सादा हुआ करता था, लेकिन पौष्टिक भी, पौष्टिक है, ओरिजिनल चीज है। अभी क्या, चूंकि अब सब पौष्टिक नहीं है, अभी केमिकल युक्त ज्यादा हो गए हैं। अभी अच्छा से अच्छा चीज खाएंगे, पर भी उसके मुकाबले में नहीं था। और ढेकी के कुटा हुआ चावल में ओरिजिनल कार्बोहाइड्रेट था। अभी कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग से आपको लेना पड़ेगा। चावल खाएंगे भी, रोटी खाएंगे तब भी कार्बोहाइड्रेट के अलग से लेना पड़ेगा, और पोषक तत्व अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल पोषक तत्व मिलेगा ही नहीं। और बकरी का, बाड़ी का अपना जो सब्जी है, भाजी है, ओरिजिनल चीज खाते थे। घर का धान का मैंने ढेकी का कुटा चावल, दाल, और खातू पहले घुरवा का खातू था, मैंने खेत में पालने के लिए मैंने, तो उसमें भी क्या है, ओरिजिनल चावल दाल का उत्पादन था, उससे पौष्टिक चीज़ अच्छा था। और इसलिए मेरे पिताजी पिछले 2020 में 21 जनवरी को एक्सपायर हुआ, 107 साल की उम्र में। 107 साल के, कभी पैरासीटामोल की दवाई नहीं खाया। अभी मरते मरते 2-3 महीना पहले उन्होंने
कुछ ब्लड प्रेशर का कुछ थोड़ा बहुत दवाई खाए, लेकिन अपनी उम्र में अभी एक पैरासिटामोल टेबलेट नहीं दिया था मैंने। बारले जी, आप काफ़ी सालों से इस फील्ड में आप जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं, एक पूरी तरह से आपने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है पंथी नृत्य के लिए, और बहुत से ऐसे स्टेज भी इस दौरान आए जिसमें आपने हर स्तर पे एक बदलाव भी देखा है पंथी नृत्य की प्रस्तुतियों में। तो पहले में और अभी में आपको क्या कुछ बदलाव नजर आता है पंथी नृत्य की प्रस्तुति में? पंथी को अभी के कलाकार लोग, अभी के बच्चे लोग पंथी जैसा प्रस्तुत नहीं करते हैं। जो पंथी को बोलते हैं ना, सियान लोग पंथी नो है बाबू, जे पंथी में ते देवता नहीं चघीच मकाक महिला मन है, सियान मन है, वो पंथी पंथी रहे। जब तक रोम रोम छिद्र छिद्र नहीं भीग जाए, दिल दिमाग में बस नहीं जाए, वो कोई भी चाहे वो पंथी हो या कर्मा हो या ददरिया हो, कोई भी विधा हो, पंथी की बात नहीं। पंथी खास करके बाबा जी का उपासक लोग हम लोग गाते हैं, और आज के सारे लोग पंथी की विधा को लोकमंच के प्रमुख विधा मानते हैं। प्रमुख विधा के साथ में पंथी, बहुत सारे पंथी के साथ में पंथी से नृत्य से जुड़े हुए बहुत सारे योगा भी हो इसमें। सबसे अहम भूमिका है कि पंथी हम लोग शुरू से नृत्य करते हैं, और बहुत सारे कलाकार हैं छत्तीसगढ़ में, है ना, बड़े बड़े इंटरनेशनल कलाकार भी हैं, वो लोग सब पंथी नाचते हैं। लेकिन पंथी में ओरिजिनल अपना योगा भी बहुत सारे योगा है, क्योंकि स्पीड डांस है, उसमें स्टेप बदलता है, उसी मीनार बनाते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर करके मीनार बनाते हैं, वो सामाजिक संगठन को दर्शाता है। ये जो मीनार की जो बात आप कर रहे हैं, पिरामिड की, पंथी में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये कब से आया? ये शुरुआत से ही था या इसको बाद में लाया गया उसे और अधिक खूबसूरत बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए? पंथी क्या मैडम, पंथी नृत्य को पहले गोलाकार में नाचते थे। जब से बंजारे जी का प्रचलन हुआ और बंजारे जी ने पंथी को विश्व स्तर पर प्रख्या विस्तार किया, उसे पंथी के युवकार भी नाचना चालू किया, और छोटा छोटा मीनार बनाना देवदास बंजारे जी ने चालू किया। उसके पहले मीनार बनाते थे, लेकिन नहीं बराबर, कम कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मंजिल तक बनाते थे। तो इसके लिए किसी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि या पर्टिकुलर किसी कुछ लोग कलाकारों का चयन किया जाता होगा कि यही पिरामिड में ऊपर तक खड़े होंगे, उनको कोई विशेष प्रशिक्षण दिया जाता होगा? नहीं, प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि दिसंबर लगते ही प्रैक्टिस चालू कर देता है। अच्छा। और पंथी में बगैर प्रैक्टिस के नहीं होता, क्योंकि खुला बदन भी कभी कभी कंठी जने धोती में कमर में पट्टा बांध के नृत्य करते हैं, क्योंकि पंथी में ज़्यादा वाद्य यंत्र है ही नहीं है, एक मांदर वाद्य यंत्र और एक झांझ और झुमका, 3 वाद्य यंत्र है। पैर में घुंघरू है, कमर में, बदन में धोती लगाते हैं, कमर में कमर पट्टा करते हैं। और अभी नए नए लड़के लोग सर में भी फेटा बांध के कुछ कुछ और लगा लेते हैं, लेकिन वैसा प्रचलन नहीं था। खुला बदन पहले बुजुर्ग लोग ज्यादा करते थे। खुला बदन पीछे कोई विशेष कारण? नहीं, विशेष कारण नहीं, बाबा जी सादगीपूर्ण है। अच्छा। बाबा जी का खुला बदन था, कंठी जने धोती, इसलिए उसका नकल करके, मैंने उसके फोटो चित्र करके उसके, मेरा सोच है, जहाँ तक मेरा मानना है, बाबा के प्रति समर्पित, बाबा जी के प्रति समर्पित होकर उस नृत्य को उसके वेशभूषा के अनुरूप, उसके बताए मार्ग पर चलने के अनुरूप उसकी कोशिश करते हैं, उसके अनुरूप ड्रेस को किया था। लेकिन चूंकि बाहर में बड़े बड़े इंटरनेशनल मंचों में जाते गया, फिर उसके बाद फिर ड्रेस बंडी सलूखा जिसको बोलते हैं, उन्होंने उसको चालू किया, और अभी भी खुला बदन करते हैं। लेकिन ड्रेसअप जो करते हैं ना, उसमें भी अच्छा, चूँकि छत्तीसगढ़ कल्चर का उसमें अपना झलकता भी है छत्तीसगढ़ ड्रेस का, और छत्तीसगढ़ का जो रहन सहन जो पहनावा है उसमें भी उसमें झलकना चाहिए। क्योंकि अंदर से कंठी जने पहनते हैं जरूर हैं, ऊपर में अपना बंडी जो सलूखा है उसको भी पहनते हैं। और बाहर जो गीत होता है पंथी नृत्य में, जिस गीत का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें विशेष क्या होता है इन गीतों में? विशेष बाबा जी के पहले जीवन दर्शन है, उसके सुमरणी जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले जैसे मंच में हम लोग एंट्री करते हैं, मंच में एंट्री करने के पहले बाबा जी का, जैसे हम लोग कोई अच्छा चीज के करने के पहले गणेश की वंदना, माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, वैसे टाइप के बाबा गुरु घासीदास का भी वंदन करते हुए मंच में हम लोग मंचस्थ होते हैं। और इसके बाद फिर बाबा जी का जीवन चरित्र उसके गीत और नृत्य के माध्यम से गाते हैं। उसको जो हम लोगों को, संपूर्ण मानव समाज को जिन्होंने बाबा जी ने उपदेश और संदेश दिया है, उसको भी पंथी नृत्य के माध्यम से उसमें पिरो करके उसको प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा कायाखंडी भजन भी पंथी गीतों में बहुत सारे देखने को मिलता है। अपने देवदास बंजारे का एक गीत सुना होगा, ये माटी के काया माटी के चोला के दिन रहे बता दे मोला, वो शरीर के बना हुआ है, वो कायाखंडी भजन है। मेरे पास भी बहुत सारे मेरा रचित हुआ, मेरे द्वारा रचा हुआ बहुत सारे गीत है कायाखंड का, अच्छा गीत है। दिल्ली दूर जैसे जब 100 साल पूरा हुआ, उसमें भी मैं कायाखंड का भजन, उन्होंने अलग से डिमांड किया कि कायाखंड के भजन एक गाना है और एक गीत ऐसे लोकल आपको गाना है। महिलाएं भी करती हैं पंथी नृत्य, तो महिला और पुरुषों की प्रस्तुति में कितना अंतर होता है? महिलाएं का भी, हमारे दीदी लोग का एक पंथी नृत्य है, दीदी अमृता बारले जी का। पहले उसकी मम्मी लोग
तोरणबाई मिर्चे और बिंदाबाई बार्ले का एक सामूहिक नृत्य था, उसका राम सुवा नृत्य का। सुवा नृत्य गाते गाते कार्तिक पंडित ने उसको गाना दिया कि इस गाना को आप गाओ बेटी। एक पंथी नृत्य का नाम से सनाना गीत है, उसको गाना चालू किया। और महिला पंथी नृत्य चूँकि महिला है, कहीं पहले साड़ी पहनी, सफ़ेद साड़ी, ऊपर में सर पे लोटा लेके पहले वो लोग निकलते थे। चूँकि नाचते गाते ज़्यादा पिरामिड बनाते नहीं बनते। फिर ये सिर पे लोटा रखने का कोई एक विशेष कारण है या? नहीं, विशेष कारण ही है उसमें। क्या, चूँकि बाबा जी के प्रतीक जो झंडा लगाते हैं ना, उसको लोटा के ऊपर किसी कहे चावल डाल के उसको झंडा को ऐसे करके उसको लगा, उसके लिए ड्रेस अलग होता है। और झंडा जो है मैंने अपने पास रहता है, अलग से झंडा लाने की जरूरत नहीं पड़ता। सबके जो सर में जो लोटा रहते हैं उसके ऊपर एक झंडा लगा रहता है, छोटा छोटा 1 फीट का। तो उसको एक आकर्षण भी बनता है और झंडे का बाबा जी का प्रतीक भी उसमें लगा रहता है। इसलिए वो लोग लोटा लेके नृत्य करना ज़्यादा चालू किया। अभी भी दीदी का सिखाया हुआ बहुत सारे लगभग 100-150 महिला पंथी ग्रुप है यहाँ छत्तीसगढ़ में। अच्छा, पहले तो बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे लड़की लोग मैंने शादी ब्याह होकर अपने ससुराल गई, उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया। फिर भी अभी उसका सिखाना अभी भी चालू है। आप बात कर रहे थे कि आज के जो युवा पंथी नर्तक कलाकार हैं और उनकी जो प्रस्तुतियां हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है, वो पिरामिड ज़्यादा बना रहे हैं या उसकी परंपरा से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग होते हुए वो आधुनिकता की ओर जा रहे हैं। तो आपके मन में ऐसी कोई इच्छा है या आपने ये काम शुरू कर दिया कि छोटे मोटे वर्कशॉप ले करके या युवाओं को आप प्रशिक्षण दे करके वापस से उनको अपनी प्राचीन पुरातन परंपरा की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? पंथी के लिए हम लोग तो पंथी के साथ साथ 2-3 और विधा था जो छत्तीसगढ़ से पूरा लुप्त होने वाला है, जैसे चिकारा और खंजेरी खड़े साज है। ये परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं के बराबर है, विधा है। कुछ 1-2 कलाकार बचा हुआ, उसके लिए लगभग 7-8 वर्षों से हम लोगों ने प्रशिक्षण चालू किया था और अभी भी कर रहे हैं। अब रहा सवाल पंथी का, तो पंथी पारंपरिक पंथी को लोग अभी के कलाकार लोग भूल गए हैं। नहीं के बराबर 2-4 टीम है। अच्छा, भूपेन्द्र चाणक्य जी का टीम है, गौकरण दास बघेल जी पीढ़ी तरह का टीम है, और मोहन का टीम है, और अपने 2-4 ऐसे टीम है जो पूरा पारंपरिक को लेके चल रहे हैं। लेकिन अभी के जो लड़के लोग हैं, अभी के जो हमारे युवा साथी कलाकार लोग हैं, वो जिस गाना और नृत्य के माध्यम से जिस गीत प्रस्तुत करते हैं उसके माध्यम से बाबा के संदेश को दर्शकों तक पहुंचने में थोड़ा दिक्कत होता है। बाजा को ज़्यादा स्पीड कर दे रहे हैं और मीनार को ज़्यादा बना रहे हैं। और उसमें क्या है, जिसको हम संदेश देना चाहते हैं बाबा का, वो संदेश दर्शकों तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए दिक्कत होता है। उसकी चमक धमक और चमक धमक और स्पीड ज्यादा बना दे रहे हैं, स्पीड की वजह से दर्शक उसी में खो जाते हैं। दर्शक उसी में खो जाते हैं। जो गीत हम दर्शकों तक ले जाना चाहते हैं वो गीत उस तक पहुंच नहीं पाते। तो पंथी के नाचने का नहीं नाचने कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि पंथी को अपना पारंपरिक और परंपरा को बनाए रखना है, तो पारंपरिक को नहीं भूलना चाहिए। और हम तो इसके लिए एक हर जिला में, हर संभाग में प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके प्रशिक्षित करके उस विधा को अपने पुराना जो विधा है उसको बनाए रखने के लिए फिर पुनः हम युवा साथी से अनुरोध करेंगे। अभी तक आपने कितने कलाकारों को प्रशिक्षण दिया है? कितने कलाकार आपके अंडर में सीख करके तैयार हुए और प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं? सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ 3-4 साल पहले पर्यटक आया था अमेरिका का, उसको जो पर्यटन में आया था उसको भी हम लोगों को प्रशिक्षण दिया और सिखाया मैंने 2-3 दिन तक। और जो मैक्सिको का था पर्यटक उसको भी सिखाए, और असम, नागालैंड, दार्जिलिंग, राजस्थान और मध्य प्रदेश का सतना जिले के जो कॉलेज हैं वहाँ का भी मैं बहुत लगभग 700-800 बच्चे को सिखाया हूँ। मतलब देश के अलावा विदेशों से भी लोगों ने आकर के, मतलब इतनी पर्यटन के रूप में जो आए थे, तो किसी ने बताया कि हमारे अच्छे लोग नृत्य के कलाकार उससे आप देखिए, तो लोग इंटरेस्ट लेके हमको सिखाएंगे क्या, तो सीखने के लिए 2-3 बार्ले जी आपको पद्मश्री सम्मान के लिए घोषणा की गई है आपको प्रदान करने के लिए। तो आपके समाज में क्या ये पहला पुरस्कार है या सतनामी समाज में और भी इससे पहले किसी को मिल चुका है? नहीं मैडम, जब से 1954 से पद्मा अवार्ड चालू हुए तब से छत्तीसगढ़ में लगभग 40 से 50 लाख हमारे सतनामी समाज के लोग हैं। और पूरा देश में ये पहला मौका है जिन्होंने एक पंथी कलाकार को, सतनामी समाज के व्यक्ति को पहले भारत सरकार ने पद्मश्री देने की घोषणा किया है। मैं भारत सरकार को, छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी समाज के संत महापुरुषों को, गुरुजनों को, माता पिता को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे एक छोटे से गाँव के कस्बे के कलाकार को एक राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने गांव के कलाकारों को मीडिया के माध्यम से भी ऊपर उठाया। आप सभी जनों का बार्ले जी, ये बहुत ही हमारे लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गौरव की बात है कि सतनामी समाज से इतने संघर्षों के बाद आप आगे बढ़े, अपनी मेहनत के बल पर, अपने समर्पण के बल पर, और आज आपको पद्मश्री अवार्ड के लिए आप
आपको नामित किया गया है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि इससे भी बड़े पुरस्कार आपको मिलें और आप इसी तरह लोक नृत्य की, लोक परंपरा की आप सेवा करते रहें और हमारे युवाओं का मार्ग प्रशस्त करते रहें। आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। साथियों, आपने देखा कि यदि मेहनत, समर्पण और इसमें सच्चाई हो, ईमानदारी हो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और इसकी जीती जागती मिसाल हैं डॉक्टर RS बारले जी, जिन्होंने लोक नृत्य विधा को, उस परंपरा को इस हद तक आगे बढ़ाया कि आज उनका समाज उन पर गर्व कर रहा है और समाज ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ भी उनके ऊपर गर्व कर रहा है। तो अगली किसी प्रोग्राम में आपसे फिर किसी विशेष अतिथि के साथ हम मुलाकात करेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कहाँ चले?